तो लेक्चर 5 जेनेटिक इंजीनियरिंग का स्टार्ट करने जा रहे हैं हम, जिसमें हम बायो इन्फॉर्मेटिक्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। ठीक है, लेक्चर 5 जेनेटिक इंजीनियरिंग का स्टार्ट कर रहे हैं। सीक्वेंस अलाइनमेंट बायो इन्फॉर्मेटिक्स के बारे में इसमें हम पढ़ेंगे। बायो इन्फॉर्मेटिक्स में कंप्यूटेशनल टूल्स हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, बहुत सारे, ताकि हम डाटा को एनालाइज कर सकें, जो भी डाटा अवेलेबल है। और इसमें हम डेटाबेस जो भी अवेलेबल है वो भी अपलोड होता है, ठीक है। डेटाबेस होते हैं बहुत सारे, इसमें डीएनए के सीक्वेंसेस, मुख्तलिफ ऑर्गेनिज़म्स के जीन्स, उनके फंक्शन वगैरह, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो होती हैं डेटाबेसेस में। और डेटाबेस को एनालाइज करने के लिए कंप्यूटेशनल टूल्स होते हैं। तो उन तमाम चीज़ों को हम बायो इन्फॉर्मेटिक्स कहते हैं, और वो कैसे इस्तेमाल करने हैं, और तो उन चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है। तो सबसे पहली टेक्निक जो है वो है सीक्वेंस अलाइनमेंट। इसमें क्या होता है, अंडरस्टैंड सीक्वेंस पैटर्न ऑफ डिफरेंट स्पेशीज़ टू फाइंड सिमिलैरिटी। तो सीक्वेंस अलाइनमेंट, अब यहाँ देख लें आप, ह्यूमन सार्स कोविड-19 कोव टू को का सीक्वेंस एक, ठीक है। नीचे जो है पेंगोलियन कोव का सीक्वेंस है, फिर उसके बाद बैट कॉफ का सीक्वेंस है। तो सीक्वेंस को अलाइन कर रहे हैं हम, ठीक है। अब यहाँ पर फर्स्ट आप देखें कॉलम, तो टी, ठीक है। उसके बाद जी का कॉलम आ रहा है, फिर सी। तो ये अलाइन करके हम मैच कर रहे हैं, सिमिलैरिटी मालूम कर रहे हैं मुख्तलिफ ऑर्गेनिज़म्स के दरमियान में ना, ठीक है, उनके सीक्वेंसेस में। तो अंडरस्टैंड सीक्वेंस पैटर्न ऑफ डिफरेंट स्पेशीज़ टू फाइंड सिमिलैरिटी। तो हमने क्या करा है कि हमने अंडरस्टैंड कर रहे हैं पैटर्न सीक्वेंस का, डिफरेंट स्पेशीज़ का, ताकि हम उनकी सिमिलैरिटी फाइंड कर सकें। अंडरस्टैंड सीक्वेंस ऑफ प्रोटीन एज वेल एज डीएनए, ठीक है। प्रोटीन भी हो सकते हैं, उसका सीक्वेंस भी हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं, और डीएनए का भी। नीचे जो आपको गिवन दिया हुआ ये प्रोटीन का सीक्वेंस है, ठीक है। तो ब्लास्ट जो है उसके ज़रिए हम ये काम कर सकते हैं। बेसिक लोकल अलाइनमेंट सर्च टूल है ये, ठीक है। तो अलाइनमेंट के लिए अगर आपको अलाइनमेंट चेक करनी है तो आप ब्लास्ट के ज़रिए कर सकते हैं, ठीक है। मुख्तलिफ स्पेशीज़ की आपने अलाइनमेंट चेक करनी है, तो सीक्वेंस आपने प्रोटीन सीक्वेंस मुख्तलिफ स्पेशीज़ के आपने यहाँ पर लिखे हुए हैं, ठीक है। और आप इनको अलाइन करके चेक कर रहे हैं सिमिलैरिटी इनके दरमियान में, ठीक है। तो जैसे SARS-CoV-2, यहाँ पे एक्सप्लोरिंग टूल्स में और भी हैं, सच एज ब्लास्ट भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, बॉटी एंड BWA4 अलाइनिंग सीक्वेंसेस टू रेफरेंस जीनोम्स, इस काम के लिए, ठीक है। अलाइनिंग सीक्वेंस के लिए तमाम सॉफ्टवेयर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे चलते हैं। जीनोम असेंबली क्या है, अंडरस्टैंड पर्टिकुलर प्रोसेस ऑफ जीनोम। जीनोम का क्या पर्टिकुलर प्रोसेस है, जीनोम जो है वो परफॉर्म कर रहा है, उसको अंडरस्टैंड करने के लिए हम ये इस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हैं। BWA ये यूज़ होता है मैपिंग ऑफ जीनोम, जीनोम की पूरी मैपिंग, जीनोम का सीक्वेंस पूरा आपके सामने आ जाता है, उसको मैप कर देते हैं। तो फिर ये दूसरा सॉफ्टवेयर है बायोटी, यूज़ टू रिकन्स्ट्रक्ट जीनोम फ्रॉम शॉर्ट डीएनए सीक्वेंस। अगर आपके पास कोई शॉर्ट डीएनए सीक्वेंस है, उससे आप चाहते हैं कि पूरा जीनोम आप रिकन्स्ट्रक्ट करें, तो ये सॉफ्टवेयर इसमें आपकी हेल्प करेगा, ठीक है। तो ये मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर्स हैं जो मैपिंग के लिए और रिकन्स्ट्रक्ट करने के लिए जीनोम को जो है इस्तेमाल हो रहे हैं। तो एक्सप्लोरिंग द प्रोसेस ऑफ जीनोम असेंबली एंड टूल्स लाइक स्पेड्स और वेलवेट एंड ये मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर हैं, इनके नाम हैं, वो रिकन्स्ट्रक्टिंग जीनोम्स फ्रॉम शॉर्ट डीएनए सीक्वेंस, ठीक है। तो यहाँ पर मैं जो है कि जीनोम की मैपिंग हो रही है, और अगर आपके पास कोई डीएनए सीक्वेंस है, उससे आपको पूरा जीनोम उसका बनाना है, तो वो आप बना सकते हैं इन सॉफ्टवेयर्स को इस्तेमाल करते हुए, ठीक। वेरिएंट कॉलिंग ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अंडरस्टैंड द सिग्निफिकेंट पैटर्न ऑफ अ वेरिएंट। अब एक डीएनए सीक्वेंस है, उसके अंदर कोई वेरिएंट आ गया है, कोई अलग से कोई सीक्वेंस आ गया, ठीक है, कोई, उसको हम वेरिएंट कहेंगे। वो आ गया उस, और वो डीएनए के ऊपर क्या इफ़ेक्ट करेगा, उसमें क्या डिजीज़ आ जाएगी, क्या डीएनए के अंदर जो चेंजेस आई हैं, जो वेरिएंट है, उसको स्टडी करने के लिए हम वेरिएंट कॉलिंग का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अंडरस्टैंड म्यूटेशन विद रिस्पेक्ट टू वेरिएंट। तो कोई डीएनए के अंदर कोई चेंज ऐसा आया, म्यूटेशन जो डिजीज़ कॉज कर सकता है, तो विद रिस्पेक्ट टू वेरिएंट हम उसको जो है वो अंडरस्टैंड करते हैं, ठीक है। आइडेंटिफाई दैट द फाउंड म्यूटेशन इज़ नोवेल और नॉन। और फिर जब आपने म्यूटेशन मालूम कर लिए, तो आप ये भी आइडेंटिफाई करेंगे कि पहले से आइडेंटिफाइड थी, या ये नोवेल है, हमने ही आइडेंटिफाई करी, ये नोवेल है या पहले से ही नोन थी म्यूटेशन। इसमें क्या है, अंडरस्टैंडिंग द सिग्निफिकेंस ऑफ वेरिएंट कॉलिंग एंड आइडेंटिफाइंग जेनेटिक वेरिएशन। तो उसमें आप अंडरस्टैंड करेंगे इंपॉर्टेंस किसकी, वेरिएंट कॉलिंग की। क्या आप उसमें आइडेंटिफाई कर सकते हैं जेनेटिक वेरिएशंस के, जीन के अंदर क्या क्या वेरिएशंस आई हैं, वो आप आइडेंटिफाई करेंगे वेरिएंट कॉलिंग के ज़रिए। तो उसकी इंपॉर्टेंस आपको पता चल जाएगी इससे, ठीक है। टूल्स इसमें कौन कौन से इस्तेमाल हो सकते हैं, गेट के, फ्री बेस, सैम टूल्स फॉर एक्यूरेट वेरिएंट कॉलिंग।
ये होता क्या है, सीक्वेंस रीड करते हैं आप, क्वालिटी कंट्रोल होता है, अलाइनमेंट टू जीनोम होती है, उसके बाद अगला प्रोसेस क्या है, अलाइनमेंट क्लीन अप बैम रेडिट फॉर वेरिएंट कॉलिंग, फिर वेरिएंट कॉलिंग। ठीक है, ये इसका जो है वो प्रोसीजर है पूरा। इसको मज़ीद हम डिटेल में पढ़ेंगे तो और अच्छे से भी समझ आ जाएगा ये। प्रोसेस इन जीनोमिक्स के अंदर ये प्रोसेस होता है यूज टू आइडेंटिफाई एंड रिकॉर्ड वेरिएशंस। आप इससे आइडेंटिफाई कर सकते हैं और रिकॉर्ड कर सकते हैं मुख्तलिफ वेरिएशंस की। क्या डीएनए, अच्छा खासा डीएनए सीक्वेंस आपको पता है, इसका सीक्वेंस जो है वो एजीटीसी होना चाहिए, लेकिन वो चेंज है, एजीटीसी नहीं है इस सीक्वेंस में, या एजीटीसी होना चाहिए, एजीटीटी है, यानी कि एक न्यूक्लियोटाइड चेंज हो गया है, तो ये वेरिएंट आ गया है। ठीक है, तो आप एक नॉर्मल रेफरेंस डीएनए लेते हैं, एक हेल्दी डीएनए लेते हैं, उससे ही आप मैच करके आप देख रहे होते हैं कि जो अफेक्टेड डीएनए है उसके अंदर क्या वेरिएंट ऐसा आ रहा है जो उसको अफेक्ट कर रहा है। तो वेरिएंट कॉलिंग ये है कि वेरिएशन मालूम कर रहा है डीएनए के अंदर, कोई भी चीज़ आई है, कोई ऐड हुई है या कोई चीज़ डिलीट हुई है, तमाम चीज़ें। अ प्रोसेस इन जीनोमिक्स यूज टू आइडेंटिफाई एंड रिकॉर्ड वेरिएशन। ये जीनोमिक्स के अंदर एक प्रोसेस है और ये वेरिएशन मालूम करने के लिए इस्तेमाल होता है, जैसे कि सच ए सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म। जैसे कि आप ये एक SNPs हैं, ये हम पढ़ेंगे अभी क्या है। कोई ऐड हो गया आपके पास, इंसर्शन हो गई है किसी न्यूक्लियोटाइड की, या कोई डिलीट हो गया है न्यूक्लियोटाइड आपके डीएनए में से, एंड स्ट्रक्चरल वेरिएंट, पूरा पूरा स्ट्रक्चर आपका जो है वो चेंज हो गया है जीन का, इन द डीएनए सीक्वेंस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म कंपेयर टू अ रेफरेंस जीनोम। इसको आप कंपेयर करेंगे एक रेफरेंस जीनोम से। जैसे एक रेफरेंस जीनोम है, उसके अंदर तमाम चीज़ें ओके हैं, ठीक है, और आपके पास एक वो डीएनए सीक्वेंस है जिसके अंदर कोई ना कोई वेरिएशन आई हुई है, तो आप रेफरेंस जीनोम से उसको मैच करेंगे, अलाइन करके देखेंगे कि भाई यहाँ पर ए होना चाहिए, यहाँ पे टी होना चाहिए, यहाँ पर जी होना चाहिए, यहाँ पर सी होना चाहिए। लेकिन जब आप देखेंगे कि यहाँ पे ये होना चाहिए, रेफरेंस जीनोम से आप अलाइन करके देख रहे हैं, और वो यहाँ पर ये इस न्यूक्लियोटाइड के बदले कोई दूसरा न्यूक्लियोटाइड है, तो इसका मतलब ये वेरिएंट है। ठीक है, तो मुख्तलिफ़ किस्म की वेरिएंट्स होते हैं आपके पास, वो हम अभी और पढ़ेंगे इसको। दिस प्रोसेस इज़ क्रूशल फॉर अंडरस्टैंडिंग जेनेटिक डिफरेंसेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है जिससे आप जेनेटिक डिफरेंसेस मालूम कर सकते हैं अमंग इंडिविजुअल्स, मुख्तलिफ लोगों के दरमियान में। स्टडिंग जेनेटिक डिजीज़ के बारे में आप इसमें पढ़ सकते हैं। कंडक्टिंग रिसर्च इन फील्ड्स लाइक पर्सनलाइज मेडिसिन, इन फील्ड्स में भी मेडिसिन बनाने में भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। एवोल्यूशनरी बायोलॉजी में भी इसका इस्तेमाल होता है। ठीक है, कि कैसे इवोल्यूशन हो रहा है, जो आपके पेरेंट्स थे उनका डीएनए को मैच कर सकते हैं आपके डीएनए के साथ। ठीक है, तो फिर वेरिए कैसे आप इवॉल्व हो रहे हैं, तो वो भी हमें पता चलेगा। अच्छा जी, की स्टेप्स इन वेरिएंट कॉलिंग में स्टेप्स क्या होते हैं। सबसे पहले आप डीएनए का सीक्वेंस कर देते हैं, डीएनए सीक्वेंस टू जनरेट रॉ डेटा। पूरा जो डीएनए आपकी स्ट्रैंड है उसका सीक्वेंस आप बना देते हैं, एजीटीसी, पूरा जो भी इसका ब्लॉक्स हैं उसमें उसको ब्रेक करके आप बता देते हैं कि इसका ये सीक्वेंस है पूरा, ये पहले ए है, फिर टी है, जी सी, पूरे उसके न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस जो है वो आप बना देते हैं, यूजुअली इन द फॉर्म ऑफ शॉर्ट रीड्स यूजिंग हाई थ्रूपुट सीक्वेंसिंग टेक्नोलॉजीज़ के ज़रिए आप ये काम करते हैं। डीएनए सीक्वेंस बना लिया आपने सबसे पहले, फिर आप उसको अलाइनमेंट करेंगे। द रॉ सीक्वेंसिंग रीड्स आर अलाइन टू अ रेफरेंस जीनोम। फिर आपने एक रेफरेंस जीनोम लिया जिसमें जिसका तमाम सीक्वेंसेस जो हैं वो परफेक्ट हैं, ओके हैं, उससे आप उसको अलाइन करेंगे। जैसे हमने अलाइन में कहा था ना, यहाँ चेक कर रहे थे, अलाइन कर रहे थे, आपने ऊपर जो है ह्यूमन सार्स जो है इस जगह पर आपने बिल्कुल एक्यूरेट जीनोम रखा, उसके अंदर कोई चेंजेस नहीं थी। फिर आपने अपना वो जीनोम रखा जिसके अंदर वो डीएनए का सीक्वेंस रखा नीचे, जिसके अंदर कोई ना कोई चेंजेस हैं मेरे ख्याल से, और आपको पता करना है कि क्या चेंजेस हैं। ठीक है, आपको अंदेशा है इसमें कोई ना कोई वेरिएंट है, कोई वेरिएशन है इस डीएनए के अंदर, और आपको पता करना है कि क्या वेरिएशन है। तो आप वो फिर ऊपर रेफरेंस जीनोम के साथ उसको अलाइन करके आप पता लगा सकते हैं कि क्या वेरिएशन है इसके अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले आप सीक्वेंस करेंगे, फिर आप रेफरेंस जीनोम के साथ उसको अलाइन करेंगे। दिस प्रोसेस इन्वॉल्व मैपिंग द सीक्वेंस डीएनए फ्रेगमेंट्स टू द करस्पॉन्डिंग लोकेशन इन द रेफरेंस जीनोम। और रेफरेंस जीनोम के साथ देखते हुए फिर आप लोकेशन वेरीफाई करेंगे कि हाँ भाई यहाँ पर ए होना चाहिए, हाँ है हमारे डीएनए सीक्वेंस में भी, इस जीनोम सीक्वेंस में। उसके बाद ए के बाद टी है, इसमें देखेंगे कि जो डीएनए आप चेक कर रहे हैं उसमें ए के बाद टी है यानी हाँ है। तो इस तरह से आप चेक करते जाएंगे, और अगर कोई वेरिएंट आएगा तो आपको पता चल जाएगा कि ये वेरिएंट है। ठीक है, सबसे पहले आपने डीएनए सीक्वेंस बनाना है, जो भी आपका डीएनए जिसमें आपको चेक करना है इसके अंदर वेरिएंट है या नहीं। उसका सबसे पहले आप सीक्वेंस ड्रॉ करेंगे, फिर उसके बाद इसको अलाइन करेंगे एक रेफरेंस जीनोम के साथ। तीसरा प्रोसेस है प्री प्रोसेसिंग। उसमें क्या करेंगे, दिस स्टेप इन्वॉल्व्स क्लीनिंग एंड रिफाइनिंग द डाटा। इसमें आप डाटा को अपने रिफाइन करेंगे, इंक्लूडिंग टास्क सच एज रिमूविंग डुप्लीकेट रीड्स। अगर आपने गलती से कोई डुप्लीकेट रीड कर दिया है तो उसको आप जो है
रिमूव करेंगे, ठीक है। करेक्टिंग फॉर सीक्वेंसिंग एरर्स, आपने एक सीक्वेंस बनाने में कोई एरर अगर कर दिया और डीएनए सीक्वेंस अपने पहले स्टेप में ही कोई एरर कर दिया, उसको आप करेक्ट करेंगे और दोबारा से रिकैलिब्रेट करेंगे, ठीक है। तो ये दोनों स्टेप करने के बाद अब एक दफ़ा दोबारा से चेक करेंगे कि मैंने डीएनए सीक्वेंस सही बनाया था या नहीं, या अलाइन करने में कोई मैंने डुप्लीकेट रीड तो नहीं कर दिया है, ठीक है। ये तमाम चीज़ें आप देखेंगे। प्री प्रोसेसिंग करेंगे इन 2 स्टेप्स के बाद, फिर आप क्या करेंगे, वेरिएंट डिटेक्शन करेंगे। तीसरा स्टेप, आफ्टर द प्री प्रोसेसिंग स्पेशलाइज सॉफ्टवेयर एल्गोरिदम्स इस्तेमाल करके आप एनालाइज करेंगे द अलाइंड रीड्स टू डिटेक्ट डिफरेंसेस बिटवीन द सीक्वेंस डीएनए, जो आपने डीएनए सीक्वेंस करा है उसमें, और द रेफरेंस जीनोम में क्या डिफरेंस आ रहा है, वो आप फिर सॉफ्टवेयर और एल्गोरिदम्स के ज़रिए वो डिफरेंस मालूम करेंगे। दिस इन्वॉल्व्स आइडेंटिफाइंग पोजीशंस वेयर द सीक्वेंस रीड्स डिफर फ्रॉम द रेफरेंस सीक्वेंस। तो ये वो पोजीशन बता देंगे भाई, इस पोजीशन पर जो है रेफरेंस जीनोम में AGTCA है और आपका जो डीएनए सीक्वेंस है वहाँ पर TGCA है, उल्टा ही है। तो ये वेरिएंट आ गया, होना तो AGTC चाहिए था, ठीक है, लेकिन TGC आ गया है आपके रेफरेंस, आपके डीएनए सीक्वेंस में जो आप चेक कर रहे हैं उसमें वेरिएंट है, ठीक है, वो पोजीशन बता देगा। तो वेरिएंट डिटेक्शन के बाद फिर आप दोबारा एक फ़िल्टरिंग का प्रोसीजर करेंगे। वो क्या है कि वेरिएंट्स आर फिल्टर टू रिमूव फॉल्स पॉजिटिव। आप वेरिएंट्स को फ़िल्टर करेंगे, दोबारा से वेरिएंट्स जो आपने निकाला है आप उसको दोबारा चेक करेंगे ताकि कोई फॉल्स पॉजिटिव आपका रिजल्ट ना आए, ठीक है। एंड इंश्योर हाई कॉन्फिडेंस कॉल्स, और आप उसको वेरीफाई करेंगे सही से ताकि आप सही तरीके से, आपने ये आपको यकीन हो जाए कि मैंने ये जो वेरिएंट मालूम करा है सच में ये वेरिएंट एग्जिस्ट करता है, ठीक है। दिस इन्वॉल्व्स अप्लाइंग वेरियस क्वालिटी कंट्रोल मेजर्स, इसमें इस्तेमाल होते हैं एंड क्राइटेरिया टू डिस्टिंग्विश ट्रू वेरिएंट फ्रॉम द आर्टिफैक्ट। तो ताकि आप पता लगा सकें कि आपने जो वेरिएंट डिटेक्शन करी है ये सही है या नहीं है, तो उसके लिए भी मुख्तलिफ फ़िल्ट्रेशन टेक्निक्स लगाई जाती हैं जिससे आपको पता चलता है कि आपने ये जो वेरिएंट डिटेक्शन करी है वो सही है या नहीं, ताकि कोई फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट ना आए। और फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट होता क्या है, इज़ एन एरर दैट अकर्स व्हेन अ टेस्ट और डायग्नोस्टिक मेथड इनकरेक्टली इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ अ कंडीशन और इफेक्ट व्हेन इट इज़ एक्चुअली एब्सेंट, ठीक है। फॉल्स पॉजिटिव क्या है कि इनकरेक्टली आपने डिटेक्ट करा है कि ये कंडीशन है लेकिन वो असल में नहीं थी, ठीक है, एक्चुअली में वो एब्सेंट है। तो इसी तरह से अगर हम वेरिएंट डिटेक्शन में बात करें, आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि ये वेरिएंट है और असल में वो वेरिएंट नहीं था, आपकी मिस्टेक हुई है आपको अलाइन करने में या किसी ना किसी वजह से, तो आप एक दफ़ा जब फ़िल्टरिंग करेंगे इसकी ताकि आपको यकीन हो सके हाँ भाई ये जो मैंने वेरिएंट डिटेक्ट करा है ये सच में एग्जिस्ट करता है, हाँ ये सच में डिफरेंस आ रहा है रेफरेंस जीनोम से हमारे डीएनए सीक्वेंस का। तो फिल्ट्रेशन टेक्निक के बाद आप एक दफ़ा वेरिएंट डिटेक्शन के बाद एक दफ़ा आप फ़िल्टरिंग करेंगे और वेरीफाई करेंगे कि आपने जो वेरिएंट डिटेक्ट करा है वो सच में है, एग्जिस्ट करता है, ठीक है। आपका डीएनए सीक्वेंस में सचमुच का कोई वेरिएंट है जो रेफरेंस जीनोम से अलग है, वो सीक्वेंस आपका। तो जब ये हो जाएगा फिर एनोटेशन है। एनोटेशन में क्या करेंगे, द डिटेक्टेड वेरिएंट्स आर एनोटेटेड विद इंफॉर्मेशन अबाउट देयर पोटेंशियल बायोलॉजिकल इफेक्ट्स सच एज वेदर दे आर इन कोडिंग रीजन, देयर प्रेडिक्टेड इम्पैक्ट ऑन प्रोटीन फंक्शन और देयर एसोसिएशन विद डिजीजेस। फिर ये जो आपने देखा कि जो डीएनए सीक्वेंस जो आपने अलाइन कर, डीएनए सीक्वेंस आपने सबसे पहले उस सीक्वेंस बनाया था और फिर उसको आपने अलाइन करा था रेफरेंस जीनोम के साथ और आपने वेरिएंट निकाल लिया है सक्सेसफुली, और वो सही भी आपने वेरिएंट निकाला है कि आपका डीएनए सीक्वेंस के अंदर ये चीज़ जो है वो चेंज है, ये सीक्वेंस ऐसा नहीं होना चाहिए था लेकिन है। तो फिर अब आप देखेंगे कि इसका क्या असर पड़ेगा प्रोटीन के फंक्शन पर, या क्या ये कोई डिज़ीज़ तो कॉज नहीं कर देगा आगे जाकर, या प्रोटीन के ऊपर तो कोई असर नहीं होगा कि प्रोटीन सही नहीं बनेगा, क्योंकि डीएनए से ही प्रोटीन बनता है ना। ये आप देखेंगे कि इसका फंक्शन क्या है। अगर ये कोडिंग रीजन में तो ये यकीनन ये आगे जाके प्रोटीन को अफेक्ट करेगा, या ये जो आपका डिफरेंस आया है ये नॉन कोडिंग रीजन में आया है, इंट्रॉन्स वाले रीजन में आया है, तो ये है कि ये आपका जो है आगे हो सकता है आगे जाके कोई मसला ना करे क्योंकि वो कोडिंग के लिए इस्तेमाल नहीं हो रहा है। तो ये चीज़ आप देखेंगे कि ये जो इफ़ेक्ट आ रहा है, ये जो डिफरेंस आया है, ये आगे जाकर कोई डिज़ीज़ तो काउज़ नहीं करेगा, ये कोडिंग रीजन में या नॉन कोडिंग रीजन में। अगर कोडिंग रीजन में है तो ये प्रोटीन को फंक्शन को तो ख़राब नहीं कर देगा, ठीक है। ये एनोटेशन में ये तमाम चीज़ हम देखेंगे। तो एनोटेशन है इन जीनोमिक्स के अंदर, बायोइन्फॉर्मेटिक्स रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ एडिंग इन्फॉर्मेशन। ये वो प्रोसेस में हमें ऐड करते हैं इन्फॉर्मेशन टू अ जीनोमिक सीक्वेंस सच एज आइडेंटिफाइंग फंक्शनल एलिमेंट्स, फीचर्स और पोटेंशियल इम्पैक्ट्स ऑफ जेनेटिक वेरिएशन। इसमें हम यही मालूम कर रहे हैं कि जो भी वेरिएशन आई है उसके क्या फ़ीचर्स हैं भाई, ये जो वेरिएंट आई है इसकी वजह से क्या हो सकता है, ये सेल को ख़राब कर देगा आपके, ठीक है, ये डिज़ीज़ कॉज करेगा, तो ये क्या करेगा, सेल जो आसपास के सेल होंगे वो ख़राब होने स्टार्ट हो जाएंगे, कैंसर बन जाएगा, क्या हो अफेक्ट क्या करेगा ये जो आपका वेरिएंट आया है, ठीक है। दिस हेल्प्स रिसर्चर्स अंडरस्टैंड द बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ डिफरेंट रीजन्स विद इन अ जीनोम। इससे हमें क्या पता चल जाती है कि जीनोम के अंदर जो मुख्तलिफ रीजन्स हैं उनकी बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस हमें पता चल जाती है कि ये जीनोम के अंदर ये जो रीजन है
इससे ये काम हो रहा है, और अगर इसमें ये मसला आ जाए तो उससे ये डिज़ीज़ कॉज हो सकती है। ठीक है, ये तमाम चीज़ें आपको पता चलती हैं। अब वेरिएंट का पता चल गया कि ये सबसे पहले तो हमने सीक्वेंस करा, अलाइन करा उसको रेफरेंस जीनोम से, फिर फिल्ट्रेशन वगैरह करने के बाद जब हमें यकीनी तौर पे पता चल गया कि ये इसके अंदर वेरिएंट मौजूद है हमारे डीएनए सीक्वेंस के अंदर, फिर हम ये पता करेंगे कि ये आगे जाके क्या कंडीशन कॉज करेगा। ठीक है, अब हार्मफुल होगा या इसका कोई असर नहीं होगा, ठीक है, या ये फ्रूटफुल होगा। फ्रूटफुल भी कुछ केसेस में होते हैं वेरिएशन। जब ये तमाम काम हो जाएंगे, एनोटेशन भी हो जाएगी, फिर एक दफ़ा फिर वैलिडेशन करेंगे, और ऑप्शनली सम वेरिएंट्स आर वैलिडेटेड यूजिंग एडिशनल मेथड। फिर एडिशनल मेथड के ज़रिए दोबारा आप वेरीफाई करेंगे, वैलिडेट करेंगे, सच एज टारगेटेड सीक्वेंसिंग और अदर लेबॉर्ट्री टेक्निक्स टू कंफर्म दियर एक्यूरेसी, कि आपने ये जो वेरिएंट कॉलिंग करी है ये एक्यूरेट है या नहीं। अब टाइप्स ऑफ वेरिएंट हम पढ़ते हैं, इससे और मज़ीद आपको ना बहुत अच्छे तरीके से पता चल जाएगा ये वेरिएंट क्या चीज़ है। वेरिएंट्स इन जीनोमिक्स कैन बी कैटेगराइज बेस्ड ऑन दियर नेचर। उसके नेचर के तौर पे हम वेरिएंट्स जो हैं जीनोमिक्स के अंदर जो है वो कैटेगरीज इनकी बनाई गई हैं, जो हम मुख्तलिफ कैटेगरीज वेरिएंट्स की पढ़ेंगे। एंड इम्पैक्ट ऑन जीनोम, और इनका जीनोम के ऊपर क्या इम्पैक्ट होता है। ठीक है, मुख्तलिफ किस्म के हम वेरिएंट्स पढ़ने वाले हैं, उनका इफेक्ट क्या होगा जीनोम के ऊपर। ठीक है, हेयर आर द मेन टाइप्स ऑफ वेरिएंट्स। सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म, SNPS, ये हमने ऊपर भी इसका नाम पढ़ा था। इसकी डेफिनेशन क्या है कि अ सिंगल न्यूक्लियोटाइड चेंज इन द डीएनए सीक्वेंस। डीएनए सीक्वेंस के अंदर सिर्फ एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड जो है वो चेंज हो जाए अगर, तो ये आपका वेरिएंट कहलाएगा, वो SNPs कहलाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कि एन ए एडेनिन इज़ रिप्लेस बाय अ गॉनिन एट ए स्पेसिफिक पोजीशन, कि एक पोजीशन है आपके डीएनए सीक्वेंस में, वहाँ पर होना चाहिए ए जीनोम, जो आपने का रेफरेंस जीनोम है उसके मुताबिक उस पोजीशन पर होना चाहिए ए, लेकिन वहाँ पर है जी। ठीक है, एडेनिन के बदले जी है, ग्वानिन है, तो ये एक वेरिएंट आ गया ना। ठीक है, आपको होना चाहिए रेफरेंस जीनोम, आपने ऊपर लिखा हुआ है AGTC लिखा हुआ है उस पर, और जब आपने नीचे अपना डीएनए सीक्वेंस उससे मैच कर रहे हैं तो AGTC के बदले लिखा हुआ है GGTC, ए के बदले भी जी ही लिखा हुआ है। तो इसका मतलब क्या हो गया है कि ये वेरिएंट है। ठीक है, सिंगल न्यूक्लियोटाइड आपका चेंज है। तो इसका इम्पैक्ट क्या होगा, इसका इम्पैक्ट ये होगा कि कैन बी बैनिन, कि हो सकता है कि ये कोई इफ़ेक्ट ना करे। ठीक है, और अफेक्ट जीन फंक्शन, और या तो ये जीन के फंक्शन को अफेक्ट कर दे, और डिजीज़ का रिस्क भी हो सकता है, यानी कि कोई डिजीज़ भी काज कर सकता है ये वेरिएशन। ठीक है, इंसर्शंस की बात करते हैं। इंसर्शंस में क्या है, डेफिनेशन क्या है इसकी, एडिशन ऑफ वन और मोर न्यूक्लियोटाइड इनटू द डीएनए सीक्वेंस। एक या एक से ज़्यादा न्यूक्लियोटाइड डीएनए सीक्वेंस के अंदर ऐड हो जाएं, जैसे कि इंसर्शन, फॉर एग्जांपल इंसर्टिंग एन एक्स्ट्रा सी इनटू द सीक्वेंस, लाइक जैसे AGT सीक्वेंस होना चाहिए था लेकिन इसके अंदर AGCT ऐड हो गया, इंसर्ट हो गया, तो ये भी ये क्या है, एक वेरिएंट है। ठीक है, रेफरेंस के मुताबिक AGT ही होना चाहिए था आपके डीएनए सीक्वेंस में, लेकिन वो AGCT आ रहा है उस लोकेशन पर, तो एक इंसर्ट हो गया है आपका C। तो इससे, इस वेरिएंट कॉलिंग से, इस वेरिएंट से क्या असर हो सकता है, इम्पैक्ट क्या होगा इसका, कैन कॉज फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन इफ़ दे अकर इन कोडिंग रीजन। अगर ये कोडिंग रीजन में आया होगा ये मसला इंसर्शन का, तो इससे पूरा फ्रेम शिफ्ट हो जाएगा, पोटेंशियली अल्टरिंग प्रोटीन फंक्शन। तो इससे आपका जो प्रोटीन है उसका फंक्शन डैमेज होगा। ठीक है, डिलीशन में क्या होगा, डेफिनेशन, रिमूवल ऑफ वन और मोर न्यूक्लियोटाइड फ्रॉम द डीएनए सीक्वेंस से एक या एक से ज़्यादा न्यूक्लियोटाइड रिमूव हो जाए, जैसे कि रिमूविंग सीन फ्रॉम AGCT टू मेक इट AGT। जैसे रेफरेंस जीनोम के मुताबिक आपके डीएनए सीक्वेंस में होना चाहिए था AGCT, लेकिन आपके डीएनए सीक्वेंस में जो आप चेक कर रहे हैं जिसके अंदर वेरिएंट, उसके अंदर है AGTC गायब है। होना चाहिए था AGCT लेकिन है AGT, इसका मतलब ये आपके पास वेरिएंट है, एक इसमें से न्यूक्लियोटाइड डिलीट हुआ है। तो इसका रिजल्ट क्या होगा, इसका असर क्या होगा, इसका इम्पैक्ट क्या होगा, में रिजल्ट इन फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन होगी इससे, और लॉस ऑफ फंक्शन इफ़ अकरिंग इन कोडिंग रीजन, इससे भी लॉस ऑफ फंक्शन होगा आपका, क्योंकि एक न्यूक्लियोटाइड ही मिसिंग है ना, तो लॉस हो रहा है आपका फंक्शन ही, आपका जो प्रोटीन है वो फंक्शन ही उसका कोई ना कोई लॉस कर देगा वो अपना। ठीक है, तो अगर ये कोडिंग रीजन में आ जाता है, तो जैसे कि एक्सॉन्स में अगर ये एक्सॉन के रीजन में ये चीज़ जो है लाई करे, तो डुप्लीकेशन में क्या होता है, डेफिनेशन, रिपीटेड प्रेजेंस ऑफ अ सेगमेंट ऑफ डीएनए, कोई सेगमेंट डीएनए का रिपीट हो जाए, डुप्लीकेट है ना, सेगमेंट लाइक जैसे AGCT है वो डुप्लीकेट हो जाए, रिजल्टिंग इन AGCT दो दफ़ा आ जाए। ठीक है, कोई आपका सीक्वेंस जो है डीएनए सीक्वेंस वो रिपीट हो जाए, लेकिन होना नहीं चाहिए इसको। ठीक है, AGCT के बाद कुछ और डीएनए सीक्वेंस आना चाहिए था, लेकिन AGCT ही रिपीट हो गया, तो ये आपका डुप्लीकेशंस वेरिएंट कहलाएगा। और इसका असर क्या होगा, कैन लीड टू जीन ओवर एक्सप्रेशन और कंट्रीब्यूट टू जीनोमिक डिसऑर्डर। तो इससे जीन ओवर एक्सप्रेस्ड हो जाएंगे आपके, और उससे जीनोमिक डिसऑर्डर होंगे। ठीक है, इन्वर्जन क्या है, डेफिनेशन, आ सेगमेंट ऑफ डीएनए इज रिवर्स्ड विद इन द जीनोम।
इसमें आपका डीएनए सीक्वेंस रिवर्स हो जाएगा, जैसे कि AGCT है तो TCG हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, ठीक है। AGCT होना चाहिए था, उल्टा ही हो गया, ये रिवर्स हो गया, TCG हो गया। तो इससे क्या होगा, कैन डिस्टर्ब जीन फंक्शन और रेगुलेटरी रीजन पोटेंशियली कॉजिंग डिजीज़, ठीक है। इससे जीन फंक्शन भी आपका जो है वो भी डैमेज होगा। रेगुलेटरी रीजन्स जो हैं, जो आपके जीन को स्टेबल रखते हैं, रेगुलेटरी रीजन्स, उसमें भी प्रॉब्लम आ सकती है, यानी कि आपकी जीन की हेल्थ जो है वो ख़राब हो जाएगी, ठीक है। जीन आपका स्टेबल नहीं रह पाएगा, पोटेंशियली काउजिंग डिजीज़, और डिजीज़ इससे काज हो सकती है, ठीक है। कॉपी नंबर वेरिएशंस क्या हैं, CNVs, चेंजेस इन द नंबर ऑफ कॉपीज़ ऑफ अ पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ द जीनोम। नंबर ऑफ कॉपीज़ में चेंजिंग हो जाए, अब इसको पढ़ते हैं। आज जीनोमिक रीजन इज़ प्रेजेंट इन मल्टीपल कॉपीज़ विच कैन बी डिटेक्टेड एज अ डुप्लीकेशन और डिलीशन। नंबर ऑफ़ कॉपीज़ में चेंज हो जाए, जैसे अगर 2 नंबर ऑफ़ कॉपीज़ हैं, आपके पास 3 आ रही हैं, ठीक है, तो ये चेंज आ गया ना नंबर ऑफ़ कॉपीज़ में, तो उससे क्या होगा, डुप्लीकेशन होगी, या फिर नंबर ऑफ़ कॉपीज़ ओरिजिनल जीनोम जो है आपका रेफरेंस जीनोम में है, जो है उसमें नंबर ऑफ़ कॉपीज़ AGCT की कॉपीज़ जो हैं वो 4 कॉपीज़ हैं, और रेफरेंस जीनोम में AGCT जो है वो 4 दफ़ा रिपीट होना चाहिए। AGCT, तो ये नॉर्मल आपका जीनोम है, रेफरेंस जीनोम। लेकिन जो आपका DNA सीक्वेंस है जिसको आप मैच कर रहे हो, उसमें क्या हो गया, AGCT 5 दफ़ा आ गया, ठीक है। नंबर ऑफ़ कॉपीज़ चेंज हो गई, होनी 4 चाहिए थी AGCT, लेकिन 5 हो गए, तो इसमें क्या हो गया, एक डुप्लीकेट आ गया। या तो दूसरा केस क्या हो सकता है, 3 हो जाए, होने 4 चाहिए लेकिन 3 AGCT 3 है, लेकिन होने चाहिए ये 4 कॉपीज़। तो नंबर ऑफ़ कॉपीज़ में डिफरेंस आ जाए, एक बढ़ जाए कॉपी या 2 बढ़ जाए, मतलब नंबर ऑफ़ कॉपीज़ बढ़ जाएँ या कम हो जाए, तो डुप्लीकेशन और डिलीशन का इसमें काम होगा। इससे असर क्या होगा, वो इफेक्ट इसका नहीं लिखा हुआ, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। स्ट्रक्चरल वेरिएंट क्या है, लार्जर स्केल वेरिएशंस दैट इंक्लूड इंसर्शन, डिलीशन, डुप्लीकेशन, इन्वर्जन एंड ट्रांसलोकेशन अफेक्टिंग लार्ज सेगमेंट ऑफ जीनोम। अब स्ट्रक्चरल वेरिएंट कहा गया है ना, पूरा पूरा स्ट्रक्चर ही चेंज हो जाएगा, जिसमें तमाम चीज़ें हो जाएंगी, इंसर्ट भी हो रहा है भाई, डिलीट भी हो रहा है, न्यूक्लियोटाइड डुप्लीकेट भी आ रहे हैं, इन्वर्जन भी हो रही हैं, और ट्रांसलोकेशन भी हो रही है। तो ये क्या करेगा, एक लार्ज नंबर ऑफ सेगमेंट जो है जीनोम का वो अफेक्ट हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। इससे मसला क्या होगा, लार्ज सेगमेंट ऑफ क्रोमोसोम इज़ ट्रांसलोकेटेड टू अनदर क्रोमोसोम, लार्ज नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो ट्रांसलोकेट हो जाएगा दूसरे क्रोमोसोम में, कैन डिस्टर्ब मल्टीपल जीन्स एंड कंट्रीब्यूट, इससे बहुत मल्टीपल जीन्स जो हैं वो आपके डिस्टर्ब हो जाएंगे और कंट्रीब्यूट टू वेरियस जेनेटिक कंडीशन और कैंसर। मुख्तलिफ वेरियस कंडीशंस, आपकी जेनेटिक कंडीशन जो हैं वो होंगी, मुख्तलिफ बीमारियाँ हो सकती हैं और कैंसर भी हो सकता है, ठीक है, क्योंकि पूरा पूरा स्ट्रक्चर ही चेंज हो चुका है आपका डीएनए का। अच्छा, 8 जो है उसमें क्या है, माइक्रो सैटेलाइट वेरिएंट, वेरिएशंस इन द नंबर ऑफ रिपीट यूनिट्स इन शॉर्ट रिपीटेटिव डीएनए सीक्वेंस। उसको पढ़ते हैं एग्जाम्पल में, वेरिएशंस इन द नंबर ऑफ रिपीट्स इन अ रीजन, लाइक जैसे AAT फॉर एग्जांपल, AAT वर्सेस AAT, यानी कि शॉर्ट हो जाए आपका AAT जो है, उसको इतना दफ़ा रिपीट होना चाहिए था, लेकिन वो रिपीट जो है इतना नहीं हो रहा, शॉर्ट हो गया वो, तो वो है ये, ठीक है। यहाँ पर देखें ना, ये क्या कह रहे हैं, वेरिएशन इन द नंबर ऑफ रिपीट के अंदर कोई वेरिएशन आ जाए रिपीट यूनिट्स के अंदर, जैसे वो शॉर्ट हो जाए, सही है, शॉर्ट रिपीटेटिव डीएनए सीक्वेंस शॉर्ट हो जाए, इतना लंबा उसको सीक्वेंस को होना चाहिए था, ये इतना सा हो गया, तो आपका रिपीटेटिव सीक्वेंस जो है वो शॉर्ट हो जाए, तो उससे ये प्रॉब्लम आती है, ये वेरिएंट आपका होता है। और इससे प्रॉब्लम क्या आती है, कैन इन्फ्लुएंस जीन एक्सप्रेशन और कंट्रीब्यूट टू जेनेटिक डिसऑर्डर, इससे होगा, लाइक हंटिंजन डिजीज़ भी इससे हो सकती है, इनहेरिटेड डिसऑर्डर दैट ब्रेक डाउन ऑफ नर्व सेल इन द ब्रेन। हंटिंजन डिजीज़ में क्या होता है कि ब्रेक डाउन हो जाती हैं आपके नर्व सेल ब्रेन के, ठीक है, इस डिज़ीज़ की वजह से, जो कि काज होती है किसकी वजह से, कि आपके रिपीटेटिव जो सीक्वेंस है उसमें वो शॉर्ट हो जाए, तो उससे आपको हंटिंजन्स डिजीज़ हो सकती है, जिससे आपकी जो है ब्रेन सेल्स जो हैं वो डैमेज हो जाएंगे, वो ब्रेक डाउन हो जाएंगे। आखिर एक और है नवी, पॉलीमॉर्फिज्म, डेफिनेशन इसकी, कॉमन वेरिएंट्स इन द पॉपुलेशन दैट डू नॉट नेसेसरीली काज डिजीज़, इससे डिजीज़ तो नहीं होती बट कंट्रीब्यूट टू जेनेटिक डाइवर्सिटी, लेकिन जेनेटिक डाइवर्सिटी इससे हो सकती है, ठीक है। वेरिएंट्स इन नॉन कोडिंग रीजन, अगर कोई नॉन कोडिंग रीजन के अंदर कोई मतलब चेंजिंग आई हुई है ऑफ द जीनोम दैट माइट अफेक्ट ट्रेट्स और टू डिसऑर्डर टू डिजीज़, तो ये थोड़ा बहुत जो है असरअंदाज हो सकती है ट्रेट्स को से लेकर डिजीज़ तक, सही। नॉन कोडिंग रीजन में अगर कोई प्रॉब्लम आए तो आपके पास पॉलीमॉर्फिज्म आएगा।
वेरिएंट। ईच टाइप ऑफ वेरिएंट कैन हैव डिफरेंट इम्प्लीकेशंस, मुख्तलिफ वेरिएंट की मुख्तलिफ इम्प्लीकेशंस होती हैं फॉर जीनोम फंक्शन में, हेल्थ में, डिजीज़ में, एंड देयर सिग्निफिकेंस ऑफ एन डिपेंड ऑन देयर लोकेशन एंड कॉन्टेक्स्ट इन विच दे अकर। ठीक है, तमाम हमने टाइप्स पढ़ ली हैं वेरिएंट की। एप्लीकेशन क्या है वेरिएंट कॉलिंग की? डिजीज़ रिसर्च के बारे में हमें पता चल जाता है, आइडेंटिफाइंग जेनेटिक वेरिएंट्स एसोसिएटेड विद डिजीज़ और कंडीशन। तो हमें पता चल जाता है ना कि भाई ये जीन के अंदर ये वेरिएशन आई थी, इससे ये डिजीज़ कॉज हुई है। तो डिजीज़ रिसर्च में हमें पता चल हेल्प मिल रही है इसमें। पर्सनलाइज मेडिसिन की बात करें तो टेलरिंग ट्रीटमेंट्स बेस्ड ऑन इंडिविजुअल जेनेटिक प्रोफाइल्स। तो हमें पता चल गया भाई ये प्रॉब्लम जो आई है वो इस चेंज की वजह से आई है, तो अब हमें उसको जो है ट्रीटमेंट करने में भी आसान हो जाएगा। हमें वो प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व करनी है। जैसे एक डीएनए से एक न्यूक्लियोटाइड मिसिंग है, उस वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है कि ये डिजीज़ हो रही है, तो हम क्या करेंगे, कुछ कोशिश करेंगे कि हम वो न्यूक्लियोटाइड उस डीएनए सीक्वेंस में ऐड कर दें, जिससे जो है वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। ठीक है, तो प्रॉब्लम को रिसर्च भी करने में भी मदद मिल रही है, प्रॉब्लम सॉल्व करने में भी मदद मिल रही है। पॉपुलेशन जेनेटिक्स, स्टडिंग जेनेटिक डाइवर्सिटी एंड इवोल्यूशनरी प्रोसेसेस इन पॉपुलेशन। तो इवोल्यूशन कैसे हो रहे हैं, तो आप उसको जो है अलाइन करके वेरिएंट्स जो हैं आ रहे हैं, इवॉल्व जो हो रहे हैं ऑर्गेनिज्म, तो उनके वेरिएंट्स जो आ रहे हैं, इवॉल्व हो रहे हैं, तो कोई ना कोई डीएनए में चेंज आ रहा होगा, तो वो आप वेरिएंट से पता कर सकते हैं कि ये जो इवोल्यूशन हुई है, ये जो चेंज आया है, ये इस डीएनए सीक्वेंस की वजह से आया है। क्योंकि जो प्रीवियस एंसिस्टर्स का जो होगा डीएनए सीक्वेंस, और जो इवॉल्व होने के बाद जो डीएनए सीक्वेंस होगा, उसमें कोई ना कोई वेरिएंट होगा, तो हमें पता चल जाएगा ये जो इवोल्यूशन हुई है वो इस वेरिएंट की वजह से हुई है। तो ड्रग डेवलपमेंट में भी इसका इस्तेमाल हो रहा है, आइडेंटिफाइंग जेनेटिक फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस ड्रग रिस्पॉन्सेज एंड एफिकेसी। ठीक है, यानी कि वही मेडिसिन में भी इस्तेमाल हो रहा है कि हम इस तरह के ड्रग बनाएंगे जो जाके फिर हमें पता चल गया सब डिजीज़ इस तरह, इस वजह से डिजीज़ हो रही है, इस तरह से ये सॉल्व हो सकती है डिजीज़, तो आप ड्रग डेवलपमेंट भी आप आराम से अच्छी कर सकते हैं। वेरिएंट कॉलिंग इज़ अ फंडामेंटल स्टेप इन जीनोमिक रिसर्च में, बहुत फंडामेंटल स्टेप है। इनेबलिंग साइंटिस्ट को इनेबल करता है टू अंडरस्टैंड जेनेटिक डिफरेंसेस, ताकि जेनेटिक डिफरेंसेस साइंटिस्ट जो हैं वो समझ सकें, एंड देयर इम्प्लीकेशंस फॉर हेल्थ एंड डिजीज़, और पता लगा सकें कि इस डिफरेंस से क्या हेल्थ पर प्रॉब्लम आएगी, क्या डिजीज़ हो सकती है, और उसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं। वेरिएंट कॉलिंग के बाद आपके पास है स्ट्रक्चरल एनालिसिस टेक्निक है, डील विथ मैक्रोमोलिक्यूल टारगेट्स ऑफ प्रोटीन। ठीक है, मैक्रोमोलिक्यूल की टारगेट्स ऑफ प्रोटीन के लिए इस्तेमाल होती है। अंडरस्टैंड इंटरेक्शंस पैटर्न विथ रिस्पेक्ट टू ड्रग टारगेट। ठीक है, अंडरस्टैंड करते हैं हम इसमें इंटरेक्शन पैटर्न विद रिस्पेक्ट टू ड्रग टारगेट। कोई ड्रग आपको टारगेट करना है ना, कोई आपको मेडिसिन जो है वो टारगेट करनी है डीएनए पर कि किसी स्पेसिफिक पॉइंट पर, और आपको वो जो है प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, तो उसमें स्ट्रक्चरल एनालिसिस जो है वो इस्तेमाल हो रहे हैं। ये क्या करता है, विजुलाइज कर देता है और एनालाइज में मदद करता है मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को। एक मॉलिक्यूल को इस स्ट्रक्चर को विजुअलाइज करने में, देखने में आपको मदद देता है, और उसको एनालाइज करने में जो है ये मदद देता है, जिसकी वजह से फिर आप जो है ड्रग डिज़ाइन कर सकते हैं अपनी इस तरह से कि वो जाकर फिर मैक्रो मॉलिक्यूल को और जो है वो टारगेट करें, प्रोटीन को टारगेट करें, और उसको प्रॉब्लम को जो उसमें है वो सॉल्व करें। ठीक है, एक्सप्लोरिंग द टूल, इसमें टूल कौन कौन से हैं, फॉर स्ट्रक्चरल एनालिसिस ऑफ बायोलॉजिकल मैक्रोमोलिक्यूल्स सॉफ्टवेयर, इसमें सच एज पाइमॉल है, कैमरा है, VMD फॉर विजुलाइजिंग एंड एनालाइजिंग मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। फाइलोजेनेटिक एनालिसिस, अंडरस्टैंड रिलेशनशिप ऑफ इवोल्यूशनरी इंफॉर्मेशन। अब कैसी वही एवोल्यूशनरी इन्फॉर्मेशन के बारे में पहले भी मैं बता चुका हूँ, उसके उसके बारे में है ये कि एवोल्यूशनरी इन्फॉर्मेशन को आप जो है उनके दरमियान में क्या रिलेशन है उसको आप अंडरस्टैंड कर सकें। ठीक है, तो इसमें आपको सब चाहिए होंगे कि जो ऑर्गेनिज्म इवॉल्व हुए हैं तो वो किस तरह से इवॉल्व हुए हैं, सबके आपको डीएनए सीक्वेंसेस लेने होंगे, और फिर उसको आप रिलेशनशिप क्या आ रहा है उनके दरमियान में, तो इस टेक्नोलॉजी के दरमियान में आप वो, इस टेक्नोलॉजी के ज़रिए आप वो रिलेशनशिप जो है वो मालूम कर सकते हैं। मेगा रेक्समेल और फाइव एम एल हेल्प टू कंस्ट्रक्ट योर फाइलोजेनेटिक ट्री बनाने में ये आपकी मदद करते हैं। फाइलोजेनेटिक ट्री यही काम कर रहा है, रिलेशनशिप बताता है किसके दरमियान में, एवोल्यूशनरी इन्फॉर्मेशन के दरमियान में। ठीक है, उस तमाम ऑर्गेनिजम्स जो आपस में कनेक्टेड हैं एवोल्यूशनरी मैकेनिज्म के थ्रू, तो उनका एक ट्री बना के देता है। Input sequences of different species aligned and give relationship based on ancestors as well as the evolutionary information। ठीक है, आपके ancestors के जो organisms हैं उनके ancestors के मुताबिक क्या रिलेशनशिप आ रहा है इनका ancestors में और इनमें, तो एक ट्री बना कर देता है जो बता रहा होता है कि क्या क्या इनका जो है वो रिलेशनशिप आ रहे हैं ancestors में और उनके जो
एवोल्यूशन के बाद जो ऑर्गेनिज्म बने उनमें। अ फाइलोजेनेटिक ट्री इज़ अ डायग्राम, ये एक डायग्राम होती है डेट रिप्रेजेंट इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बता रही होती है अमंग द ऑर्गेनिज्म। अंडरस्टैंडिंग द यूज़ ऑफ फाइलोजेनेटिक एनालिसिस इज़ एवोल्यूशनरी बायोलॉजी को पढ़ने में बहुत ज़्यादा मदद देता है ये वाली टेक्निक। इसमें ये जो है मुख्तलिफ इसके सॉफ्टवेयर्स हैं जो कंस्ट्रक्ट करते हैं आपका फाइलोजेनेटिक ट्री। नीचे एक फाइलोजेनेटिक ट्री जो है वो बना हुआ भी है, ठीक है, जो इसमें मुख्तलिफ ऑर्गेनिजम्स हैं और उनके दरमियान का रिलेशनशिप जो है वो ये लोग पता लगा रहे हैं। प्रोटीन स्ट्रक्चर प्रेडिक्शन, एक्सप्लोरिंग टूल्स फॉर प्रोटीन स्ट्रक्चर प्रेडिक्शन एंड मॉडलिंग। अब ऐसे टूल्स जो प्रोटीन के स्ट्रक्चर को प्रेडिक्ट करें कि क्या इसका प्रोटीन का क्या स्ट्रक्चर बनेगा एंड मॉडलिंग उसकी करें, ठीक है। कि भाई मुख्तलिफ प्रोटीन बनाने की जो है नोवेल हमने पढ़ा था कि टेक्निक्स आ चुकी हैं। जब हमें सब पता चल गया प्रोटीन इस तरह से बन रहा है, डीएनए से आरएनए, आरएनए से फिर प्रोटीन बन रहा है, पूरा हमें प्रोसीजर पता चल चुका है, जीन के ज़रिए ये काम हो रहा है, जीन के पास ये इन्फॉर्मेशन होती है, तो हम जीन में चेंजिंग लाकर अपनी मर्ज़ी का प्रोटीन भी तो फिर बना सकते हैं ना भाई। हमें जीन में चेंजेस करी हमने कुछ और फिर उससे एक प्रोटीन सिंथेसाइज करके देखा, फिर हमने देखा ये प्रोटीन क्या फ़ंक्शन परफॉर्म कर सकता है, ठीक है। तो ये तमाम चीज़ें एक्सप्लोरिंग टूल्स फॉर प्रोटीन स्ट्रक्चर प्रेडिक्शन, कि प्रोटीन का क्या स्ट्रक्चर बनेगा अगर मैं जीन में ये चेंजिंग कर दूँ, तो प्रोटीन कैसा प्रोटीन बनेगा, उसका क्या स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। उसकी मॉडलिंग करने में ये आपको प्रोटीन स्ट्रक्चर प्रेडिक्शन जो है सॉफ्टवेयर इस्तेमाल हो रहा है। एक्सप्लोरिंग द टूल्स फॉर प्रोटीन स्ट्रक्चर प्रेडिक्शन एंड मॉडलिंग, सॉफ्टवेयर ये तमाम इस्तेमाल हो रहे हैं ताकि प्रोटीन का स्ट्रक्चर आप जो है वो प्रेडिक्ट कर सकें। जहाँ आप देख सकते हैं नीचे डायग्राम में लेफ़्ट साइड पे एग्जिस्टिंग डेटाबेस है आपके पास, एआई इन स्ट्रक्चरल बायोलॉजी अप्लाई करिए आपने, इसके ऊपर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अप्लाई करके आपने प्रेडिक्ट कर दिया कि इस डेटाबेस से अगर आप प्रोटीन बनाएंगे तो इस तरह का प्रोटीन का स्ट्रक्चर बनेगा आपका, ठीक है। अल्फा फोल्ड, मशीन लर्निंग, बिग डाटा प्रोसेसिंग, ये तमाम टेक्निक्स के ज़रिए आप ये बता सकते हैं, ठीक है। डेटाबेस आपके पास मौजूद है, आपने कहा भाई मुझे ये इस जीन से के अंदर में ये चेंजिंग कर दी है, अब बताओ इसका प्रोटीन किस तरह का होगा, तो वो बता देगा भाई इस तरह का इसका प्रोटीन होगा। जीन एक्सप्रेशन एनालिसिस, एक्सप्लोरिंग पर्टिकुलर पैटर्न्स ऑफ जीन विथ रिस्पेक्ट टू हेल्दी एज वेल एज म्यूटेटेड सैम्पल, ठीक है। पैटर्न के बारे में स्टडी आप करेंगे हेल्दी जीन और म्यूटेटेड सैम्पल के दरमियान में क्या डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग द रोल ऑफ जीन एक्सप्रेशन एनालिसिस द मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, इसमें इस्तेमाल होता है टूल्स, ये इस्तेमाल होते हैं एनालाइजिंग जीन एक्सप्रेशन डाटा। डाटा सेट सिलेक्शन है आपके पास, जीन एक्सप्रेशन हेल्दी है और म्यूटेटेड जीन है, दोनों के दरमियान में क्या डिफरेंस है इन सब को एनालाइज करने में, ठीक है। DEG स्क्रीनिंग यूजिंग आर पैकेजेस, फंक्शनल या बायोइन्फॉर्मेटिक्स, ये तमाम चीज़ें सही। सीधा सीधा बस मतलब ये है कि जो हेल्दी जीन है आपके पास और जो म्यूटेटेड जीन है इनको आपस में स्टडी करने के लिए इस्तेमाल हो रही है, ठीक है। म्यूटेटेड जीन क्या होता है? अ जीन दैट हैज़ अंडरगोन अ चेंज, जीन के अंदर कोई चेंज आ जाए तो या उस म्यूटेशन आ जाए इन द डीएनए सीक्वेंस के अंदर कोई चेंज आ जाए तो वो आपका म्यूटेटेड जीन कहलाएगा। म्यूटेशन कैन अकर नेचुरली ड्यूरिंग डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए रेप्लिकेशन में म्यूटेशन जो है वो अकर होती है, और भी इंड्यूस बाय इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, और इन्वायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से भी हो सकती है, सच एज़ रेडिएशन और केमिकल की वजह से भी आपके पास जो है जीन आपका जो है वो म्यूटेट हो सकता है। और म्यूटेशन मतलब डीएनए सीक्वेंस के अंदर कोई चेंजिंग आ गई, और हमने अभी पढ़ा है कि डीएनए में कोई चेंजिंग आ जाए सीक्वेंस में तो क्या क्या बीमारियां उससे हो सकती हैं। तो रेडिएशन वाली जगहों से अपनी हिफाजत करें ताकि आपके जो जीन्स हैं वो हेल्दी जीन्स रहें, कोई म्यूटेटेड ना जीन ना हो जाए। दिस म्यूटेशंस कैन हैव वेरियस इफेक्ट्स, इन म्यूटेशन के बहुत से इफेक्ट होते हैं ऑन द फंक्शन ऑफ जीन, जीन के फंक्शन में और सब्सिक्वेंटली द ऑर्गेनिज्म, और इससे जीन के फंक्शन में कोई मसला आएगा तो आगे जाके ऑर्गेनिज्म के फंक्शन में ही कोई ना कोई प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। तो म्यूटेशन जीन से जीन के अंदर की म्यूटेशन आ जाए तो ये तमाम प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जो हम काफ़ी प्रॉब्लम तो हमने पहले पढ़ भी लिए हैं, यहाँ पर हम और पढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ जीन म्यूटेशन, पॉइंट म्यूटेशन होती है, उसमें क्या होता है, चेंज इन अ सिंगल न्यूक्लियोटाइड बेस इन द डीएनए सीक्वेंस, डीएनए सीक्वेंस में सिंगल न्यूक्लियोटाइड अगर चेंज हो जाए तो आपके पास पॉइंट म्यूटेशन होती है, ठीक है। सिंगल म्यूटेशन हो जाए, नो चेंज इन द रिजल्टिंग प्रोटीन, तो इससे क्या होगा, साइलेंट म्यूटेशन अगर होगी, पॉइंट म्यूटेशन की भी 3 टाइप्स हैं, अगर ये साइलेंट हुई तो प्रोटीन के अंदर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अगर ये मिससेंस म्यूटेशन हुई, पॉइंट म्यूटेशन आपकी, अ डिफरेंट अमाइनो एसिड इज़ प्रोड्यूस्ड, तो नया किस्म का अमाइनो एसिड प्रोड्यूस हो जाएगा, पॉसिबली अफेक्टिंग द प्रोटीन फंक्शन, जिससे आपका प्रोटीन का फंक्शन जो है वो पॉसिबिलिटी है कि वो अफेक्ट हो जाए। नॉनसेंस म्यूटेशन ये है कि स्टॉप कोडॉन इज़ इंट्रोड्यूस प्री मेच्योरली, एक स्टॉप कोडॉन जो है वो पहले से ही आ जाएगा, उसको आना चाहिए था थोड़े सीक्वेंस के बाद,
ठीक है। तो ट्रंकेटिंग उससे क्या हो जाएगा, आपका प्रोटीन जो है वो शॉर्ट हो जाएगा, ट्रंकेटिंग प्रोटीन बनेगा, शॉर्ट प्रोटीन बनेगा, ठीक है। तो नॉनसेंस म्यूटेशन में ये होगा। 3 टाइप की म्यूटेशन होंगी। पॉइंट म्यूटेशन, एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड चेंज होने से पॉइंट म्यूटेशन होती है। अगर मेरे ख्याल से वो नॉन कोडिंग रीजन में होगा तो साइलेंट म्यूटेशन होगी, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा प्रोटीन के ऊपर। और मिसेंस म्यूटेशन में क्या होगा कि अमाइनो एसिड जो है आपका वो चेंज हो जाएगा, जिससे प्रोटीन का फंक्शन ही चेंज हो जाएगा, ठीक है। कोई दूसरा अमाइनो एसिड बनना था लेकिन कोई दूसरा अमाइनो एसिड बन गया, ठीक है। अब एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड अगर हम चेंज कर दें तो अमाइनो एसिड कैसे ऐड होता है, ये 3 कोड्स के दरमियान टीआरएनए ऐड करता है ना अमाइनो एसिड को, और टीआरएनए 3 न्यूक्लियोटाइड्स को एट अ टाइम रीड करता है। जैसे एजीटी होना चाहिए था आपका, एक पॉइंट म्यूटेशन में एक न्यूक्लियोटाइड चेंज हो गया, एजीटी के बदले एटीटी हो गया, तो एटीटी के लिए तो टीआरएनए कोई और न्यूक्लियोटाइड लेकर आ रहा होगा, ठीक है। तो वो कोई और वो लेकर आ रहा होगा, सॉरी न्यूक्लिक एसिड लेकर आ रहा होगा टीटीए के लिए। तो एक न्यूक्लियोटाइड चेंज होने से आपका अमाइनो एसिड चेंज हो जाएगा, उस अमाइनो एसिड के चेंज होने से प्रोटीन का फंक्शन चेंज हो जाएगा, ठीक है। और नॉनसेंस म्यूटेशन में क्या है कि स्टॉप कोडॉन जो है वो पहले ही आ जाएगा, ठीक है। स्टॉप कोडॉन का एक सीक्वेंस होगा भाई, वो सीक्वेंस जो है आना चाहिए था आगे, लेकिन वो बीच में ही आपका एक सीक्वेंस न्यूक्लियोटाइड चेंज हुआ, उसकी वजह से स्टॉप कोडॉन पहले ही आ गया बीच में ही एमआरएनए के। तो एमआरएनए आपका मुकम्मल नहीं बन पाएगा, उसकी वजह से क्या होगा, आपका प्रोटीन पूरा नहीं बन पाएगा, ठीक है, शॉर्ट प्रोटीन बनेगा। दूसरा क्या है, इंसर्शन म्यूटेशन हो सकती है। उसमें क्या होगा, एन एक्स्ट्रा न्यूक्लियोटाइड ऐड हो जाएगा टू द डीएनए सीक्वेंस में, विच कैन शिफ्ट द रीडिंग फ्रेम, उससे रीडिंग फ्रेम आपका शिफ्ट हो जाएगा ऑफ द जीन एंड पोटेंशियली आल्टर द रिजल्टिंग प्रोटीन, उससे प्रोटीन में फ़र्क आएगा। इंसर्शन हम पहले पढ़ चुके हैं। डिलीशन वही बात है कि एक जीन न्यूक्लियोटाइड जो है वो रिमूव हो जाएगा, उससे भी शिफ्टिंग होगी और आपका प्रोटीन ख़राब होगा। डुप्लीकेशन में क्या होगा, अ सेगमेंट ऑफ डीएनए इज कॉपीड हो जाएगा एंड इंसर्टेड इनटू द जीनोम, लीडिंग टू डुप्लीकेट जीन्स ऑफ पार्ट ऑफ जीन, यानी कि वही डुप्लीकेट आ गया। एजीटी 2 दफ़ा आ गया, आने एक ही दफ़ा चाहिए था, तो डुप्लीकेशन आ गई। फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन में क्या होगा, इंसर्शन की वजह से और या डिलीशन की वजह से आपका फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन आता है, दैट चेंज द रीडिंग फ्रेम, उससे रीडिंग फ्रेम ही जीएन का पूरा चेंज हो जाता है, आल्टरिंग चेंज हो जाता है उससे हाउ डीएनए इज़ रीड ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस में जैसे हमें रीड करना चाहिए था डीएनए को अपने, तो वो उस तरह से नहीं हो सा पाता ना, ठीक है, चेंज हो जाती है, रीडिंग फ्रेम ही चेंज हो जाता है उसका। तो ये इसको हम कहेंगे फ्रेम म्यूटेशन, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। बेनिफिशियल म्यूटेशन जो कि बहुत कम होती हैं, इसमें क्या होता है, बट दीज कैन, बहुत ही कम होती हैं, रेयर होती हैं, बट दीज कैन प्रोवाइड अ सर्वाइवल एडवांटेज, इससे सर्वाइवल एडवांटेज हो जाता है। म्यूटेशन दैट कन्फर्स रेजिस्टेंट टू डिजीज़। अब भाई आपको एक बीमारी है और आपके डीएनए में इस तरह की चेंजिंग आ गई हैं, इस तरह की म्यूटेशन आ गई हैं जो उस बीमारी को ही ख़त्म कर रही हैं, ठीक है। तो वो क्या हो गई, बेनिफिशियल म्यूटेशन हो गई, बहुत ही कम होती हैं, ठीक है। लेकिन ये बहुत सर्वाइवल आपका चांस बढ़ जाएंगे, फिर आपके डिजीज़ को ही ख़त्म कर रहा है आपकी म्यूटेशन, तो ये बेनिफिशियल म्यूटेशन हो जाएगी। न्यूट्रल म्यूटेशन क्या होती है, दीज हैव नो सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑन द ऑर्गेनिज्म, इसका ऑर्गेनिज्म के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता। इसका मतलब इसमें ये म्यूटेशन कहाँ आई होगी, नॉन कोडिंग रीजन में आई होगी, तो इसलिए कोई आगे इफेक्ट नहीं हुआ, ठीक है। हार्मफुल म्यूटेशन क्या है, मैनी म्यूटेशन कैन डिसरप्ट नॉर्मल जीन फंक्शन लीडिंग टू डिजीज़, इससे जीन फंक्शन चेंज हो जाएगा, बीमारियाँ पैदा होंगी, और डिसऑर्डर सच एस कैंसर, सिकल सेल एनीमिया, ये तमाम चीज़ें इससे हो सकती हैं हार्मफुल म्यूटेशन से, ठीक है। इफेक्ट्स ऑफ म्यूटेशन, 3 टाइप के इफेक्ट्स हमने पढ़े, एक तो बेनिफिशियल होगी, फ़ायदा भी पहुंचा सकती है म्यूटेशन आपको। दूसरा न्यूट्रल म्यूटेशन हो सकती है, कोई असर नहीं होगा उसका, हो सकता है वो नॉन कोडिंग रीजन में हो। तीसरा हार्मफुल म्यूटेशन भी हो सकती है, म्यूटेशन से आपको कैंसर भी हो सकता है और सिकल सेल एनीमिया भी हो सकता है। सिकल सेल एनीमिया होता क्या है, सिकल सेल एनीमिया काउज बाय पॉइंट म्यूटेशन की वजह से ये होता है इन द जीन दैट कोड्स फॉर हीमोग्लोबिन। जीन, वो जीन जो हीमोग्लोबिन प्रोटीन होता है हमारे ब्लड के अंदर, जो ऑक्सीजन कैरी करता है, ठीक है। तो हीमोग्लोबिन प्रोटीन है वो बनेगा इसी तरह से जो हमने प्रोटीन सिंथेसिस का प्रोसेस पढ़ा है। अगर जीन के अंदर पॉइंट म्यूटेशन हो गई है, यानी कि एक न्यूक्लियोटाइड उसका चेंज हो गया है, तो उससे आपका जो है हीमोग्लोबिन में असरअंदाज होगा। वो जीन जो हीमोग्लोबिन जिसको आगे जाके बनाना था, उसमें एक न्यूक्लियोटाइड चेंज हो गया, उसमें पॉइंट म्यूटेशन हो गई है, तो वो आगे जाके हीमोग्लोबिन में प्रॉब्लम करेगा, हीमोग्लोबिन जो प्रोटीन है वो बनाने में प्रॉब्लम आ जाएगी, जिससे आपका सिकल सेल एनीमिया जो है वो होगा। सिकल सेल एनीमिया होता क्या है, अब आगे देखते हैं होता किस वजह से, वो तो हमने बता दिया, पॉइंट म्यूटेशन से होता है। अब ये है क्या, इज़ अ जेनेटिक ब्लड डिसऑर्डर है काउज बाय म्यूटेशन इन द जीन, जीन की म्यूटेशन की वजह से ये होता है। डेट कोड्स फॉर हीमोग्लोबिन, जो हीमोग्लोबिन बनाने वाला था वो जीन, उसमें कोई प्रॉब्लम आ गई, पॉइंट म्यूटेशन आ गई, तो ये प्रॉब्लम होगी। द प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग ऑक्सीजन, ये प्रोटीन क्या करता है, ऑक्सीजन कैरी करता है हीमोग्लोबिन रेड ब्लड सेल के अंदर।
तो इससे होगा क्या, रिड्यूस ऑक्सीजन डिलीवरी आपकी कम हो जाएगी, क्योंकि हीमोग्लोबिन ही आपका ऑक्सीजन सही से कैरी नहीं कर पा रहा होगा। तो वो सेल्स को तो चाहिए ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन उनको सही से मिलेगा नहीं, इसलिए फिर इसका नाम जो है सिकल सेल एनीमिया। द मिस हैपन सेल्स कैन नॉट कैरी ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को कैरी ही नहीं कर पाएगा एज एफिशिएंटली, अच्छे तरीके से, एंड मे गेट स्टक इन द स्मॉल ब्लड वेसल, स्मॉल ब्लड वेसल में जाके स्टक हो जाएगा, रिड्यूसिंग ब्लड फ्लो, इससे कम हो जाएगा टू द टिश्यू को ब्लड फ्लो नहीं पहुंच पाएगा, ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगी। तो आपका ये सिकल सेल एनीमिया जो है वो, इससे ये तमाम प्रॉब्लम्स जो हैं वो अराइज होंगी। मेटाजीनोमिक एनालिसिस, अच्छा अभी अगले एनालिसिस है। अब दोबारा हम अपनी टेक्निक्स की तरफ आ जाते हैं। म्यूटेशन को हमने पढ़ लिया है, म्यूटेशन से क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या क्या बीमारियां होती हैं वो हमने पढ़ ली हैं। अब हम मेटाजीनोमिक एनालिसिस की तरफ आ जाते हैं। अच्छा, ये म्यूटेशन के बारे में हमने पढ़ा, इससे पहले हमने वेरिएंट कॉलिंग के बारे में पढ़ा था। वेरिएंट कॉलिंग क्या थी कि जीन के अंदर क्या डिफरेंस आ रहा है, ठीक है, और उससे क्या चीज़ हो सकती है, वो वेरिएंट कॉलिंग ही आपको बता रहा था, डिफरेंस पता करके बता रहा था। म्यूटेशन क्या है कि कोई भी चेंज आए उससे क्या असरअंदाज हो रहा है, वो म्यूटेशन है, और उसका डिफरेंस हम एंड में जाके और थोड़ा बहुत पढ़ेंगे। मेटाजीनोमिक एनालिसिस क्या है, इट अलाउज रिसर्चर्स टू एनालाइज द कलेक्टिव जीनोम ऑफ माइक्रोबायल कम्युनिटीज़। जो माइक्रोबायल कम्युनिटीज़ होती हैं उनको कलेक्टिवली आप उनके ऊपर रिसर्च कर सकते हैं इस टूल के ज़रिए से। और ये माइक्रोबायल कम्युनिटीज़ कहाँ पाई जाती हैं, फाउंड इन वेरियस इन्वायरमेंट्स में पाई जाती हैं, जैसे सॉइल में पाई जाती हैं, वाटर में, विदाउट द नीड टू कल्चर इंडिविजुअल माइक्रोब्स इन द लैब। उनको बिना कल्चर करने की आपको ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये सॉइल में भी पाई जाती हैं, वाटर में भी पाई जाती हैं माइक्रोबायल कम्युनिटीज़, और उनके ऊपर आपको रिसर्च करनी है तो आप मेटाजीनोमिक एनालिसिस टूल के ज़रिए करेंगे। माइक्रोबायल कम्युनिटीज़ रेफ़र टू ग्रुप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये वो कम्युनिटीज़ जो हैं होती हैं, जो ग्रुप होती हैं किसका, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, जैसे कि बैक्टीरिया, वायरसेस, फंजाई, दैट लिव टुगेदर इन अ शेयर्ड इन्वायरमेंट। ये सब मिलकर एक शेयर्ड इन्वायरमेंट में रह रहे होते हैं, ठीक है। ये आपकी माइक्रोबायल कम्युनिटीज़ कहला रही हैं। दीज कम्युनिटीज़ कैन बी फाउंड इन वेरियस इकोसिस्टम्स में पाई जाती हैं, रेंजिंग फ्रॉम सॉइल में भी पाई जाती हैं तमाम चीज़ें ये कम्युनिटीज़, और वाटर में भी पाई जाती हैं, और ह्यूमन बॉडी में भी पाई जाती हैं। एक्सप्लोरिंग द टूल, मेटाजीनोमिक्स टूल एनालिसिस एंड माइक्रोबायल कम्युनिटीज़ प्रोफाइलिंग करने के लिए इस्तेमाल होता है, तो हम बता चुके हैं। इसमें सॉफ्टवेयर जो है, इस सॉफ्टवेयर के नाम हैं काइम है, मेटाफ्लैन है, मैगन है, ताकि आप जो है मेटाजीनोमिक डाटा को एनालाइज कर सकें, ठीक है। डाटा विजुअलाइजेशन क्या चीज़ है, अंडरस्टैंड को रिलेशन बिटवीन डाटा एंड प्रोसेस, ताकि आप रिलेशनशिप बता सकें दो डाटा के दरमियान में। जैसे यहाँ पर देखने अलाइनमेंट करी हुई, यहाँ पे कितने सारे ऑर्गेनिजम्स की अलाइनमेंट करी हुई है यहाँ पर, और इसको आप जो है विजुलाइज कर रहे हैं डाटा को। डाटा विजुलाइजेशन के टूल हैं ताकि आप सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस मालूम कर सकें, ठीक है। तो विजुलाइजेशन के भी टूल हैं कि आप लार्ज डाटा को एक साथ विजुलाइज कर सकते हैं और सिमिलैरिटीज़ उनकी बता सकते हैं और डिफरेंसेस बता सकते हैं, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ डाटा विजुलाइजेशन इन बायोइन्फॉर्मेटिक्स रिसर्च, एक्सप्लोरिंग टूल इसके जो हैं वो ये रहे नीचे लिखे हुए। इसमें D3 है, .js, ggplot2 है, टैब्ल्यू है, सही है, फॉर क्रिएटिंग विजुअलाइजेशन फ्रॉम बायोलॉजिकल डाटा। मशीन लर्निंग इन बायोइन्फॉर्मेटिक्स के अंदर मशीन लर्निंग क्या काम कर रही है, हेल्प टू अंडरस्टैंड बिग डाटा को समझने में हमारी मदद कर रही है। ऐसे एल्गोरिदम्स हैं जो बिग डाटा को समझने में हमारी मदद कर रहे हैं। आइडेंटिफिकेशन ऑफ फीचर्स ऑफ डाटा सेट, अब ये जो डाटा सेट है उनके क्या क्या फ़ीचर्स हैं उनको आइडेंटिफाई करने में भी हमारी मदद दे रही है मशीन लर्निंग, ठीक है। जो भी डाटा सेट है उसकी क्या क्या खसूसियात हैं उसको आप आइडेंटिफाई कर रहे हैं। अब डाटा सेट है ना आपके पास, एक जीनोम का डाटा सेट है, उसके अंदर से आपने फिर जीन का सेट निकाला, फिर ये जीन क्या फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, ठीक है, उसके क्या फ़ीचर्स हैं उस जीन के। तो ये तमाम चीज़ें आप मशीन लर्निंग के ज़रिए कर रहे हैं। एक्सप्लोरिंग द एप्लीकेशन ऑफ मशीन लर्निंग इन बायोइन्फॉर्मेटिक्स, टेंसर फ्लो, सिकिट लर्न, कैरस, ये वो टूल्स हैं, तीनों टूल्स जो मशीन लर्निंग टूल्स हैं जिससे आप जो हैं वो बायोइन्फॉर्मेटिक्स में काम कर रहे हैं। दीज टूल्स इनेबल रिसर्चर्स टू एफिशिएंटली मैनेज लार्ज स्केल डाटा सेट, आप मैनेज कर सकते हैं लार्ज स्केल डाटा सेट को इन टूल्स के ज़रिए, परफॉर्म कॉम्प्लेक्स कंप्यूटेशनल एनालिसिस कर सकते हैं, फिर उनको एनालाइज भी कर सकते हैं डाटा सेट को, एंड ड्राइव मीनिंगफुल इंसाइट टू फर्दर और फिर फर्दर अंडरस्टैंडिंग बायोलॉजिकल सिस्टम को फर्दर समझने के लिए भी आपको हेल्प मिल रही है इन टूल्स से, ठीक है भाई। एक बहुत बड़ा डाटा सेट, उसको आपको पहले तो उसको एनालाइज करने से पहले वो डाटा सेट जो है बनाना है, उसको मैनेज करना, फिर उसको एनालाइज करना, ठीक है। ये तमाम चीज़ें मशीन लर्निंग के ज़रिए ही हो सकती हैं उन एल्गोरिथम्स के ज़रिए। डिफरेंस बिटवीन वेरिएंट एंड म्यूटेशन, वेरिएंट्स और म्यूटेशन हमने दोनों में हमने देखा कि डीएनए के अंदर कोई ना कोई चेंज होने को हम कह रहे हैं वेरिएंट भी कह रहे हैं,
म्यूटेशन भी कह रहे हैं, तो इसमें क्या फ़र्क आ रहा है? वेरिएंट्स आर जनरल टर्म फॉर एनी जेनेटिक डिफरेंस, कोई भी डिफरेंस आ जाए तो उसको हम कहेंगे जेनेटिक डिफरेंस को वेरिएंट कहेंगे। जबकि म्यूटेशन जो है वो स्पेसिफिक चेंजेस दैट ऑफन इम्प्लाई फंक्शनल इम्पैक्ट, जबकि म्यूटेशन वो चेंज होगा जिससे कोई फंक्शनल इम्पैक्ट हो रहा है या एसोसिएशन विद डिजीज़, या जिससे कोई डिजीज़ काउज हो रही है, वो आपकी म्यूटेशन कहलाएगी। ठीक है, कोई ऐसा चेंज जिससे डिजीज़ काउज हो रही है तो वो म्यूटेशन है, और कोई भी चेंज, अगर आप जनरली बात करें, कोई भी चेंज आ रहा है तो वो वेरिएंट है। ठीक है, वेरिएंट कवर अ वाइडर रेंज ऑफ चेंजेस। वेरिएंट, जाहिर सी बात है, वाइडर रेंज ऑफ चेंजेस को कवर कर रहा है वेरिएंट, यानी कि कोई भी चेंज आए वो वेरिएंट है। ठीक है, लेकिन म्यूटेशन जो है वो स्पेसिफिक टू डिजीज़ है एंड कैन बी आइदर न्यूट्रल है और सिग्निफिकेंट भी हो सकता है ये। ठीक है, वाइल म्यूटेशन जो है वो क्या है आपका, ऑफन डिस्कस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ देयर इफेक्ट्स ऑन हेल्थ और ट्रेड, कि इसके जो चेंज आए हैं इसका क्या असर हो सकता है हेल्थ पर हमारी, और ट्रेड्स पर, हमारे फीचर्स पर, इसका क्या असर हो सकता है हमारे फंक्शन पर, क्या डिजीज़ ये कॉज करेगा, हेल्थ पर क्या इसका असर अंदाज होगा, वो म्यूटेशन है। और वेरिएंट क्या है कि कोई भी चेंज आ जाए वो वेरिएंट है। ठीक है, भले उसका कोई असर हो ना हो कोई, ठीक है, वो वेरिएंट है। और म्यूटेशन क्या है कि किसका, ये जो चेंज आया है इसका क्या असर हो सकता है हेल्थ के ऊपर, वो म्यूटेशन कहलाएगी। ठीक है, और ये स्पेसिफिक टू डिजीज़ है म्यूटेशन। वेरिएंट के डेफिनेशन क्या है? वेरिएंट इज़ अ जनरल टर्म यूज टू डिस्क्राइब एनी डिफरेंस फ्रॉम द डिफरेंस जीनोम। डिफरेंस जीनोम से आप मैच कर रहे हैं अपना डीएनए सीक्वेंस को, उसमें कोई भी वेरिएशन आ जाए, कोई भी डिफरेंस आ जाए तो वो आपका वेरिएंट कहलाएगा। दिस इंक्लूड सिंगल न्यूक्लियोटाइड चेंज आ जाए, इंसर्शन हो जाए, डिलीशन हो जाए, डुप्लीशन हो जाए, डुप्लीकेट आ जाए, या आज कोई भी अल्ट्रेशन हो जाए डीएनए सीक्वेंस के अंदर, वो आपका वेरिएंट है। इसका इस्तेमाल कहाँ हो रहा है? द टर्म वेरिएंट इज़ कॉमनली यूज्ड इन जीनोमिक्स के अंदर इस्तेमाल हो रहा है, क्लिनिकल सेटिंग टू डिस्क्राइब डिफरेंसेस। क्लिनिकल सेटिंग्स में इस्तेमाल हो रहा है ताकि आप डिफरेंसेस बता सकें दैट कैन बी एसोसिएटेड विद द ट्रेड्स, जो ट्रेड्स के मुताबिक जो डिफरेंसेस आ रहे हैं ना, इवोल्यूशन में हमने जो पढ़ेंगे कि भाई जो एंसेस्टर्स में ये आपके पास जो है सीक्वेंस था, और उनके जब इवॉल्व हो गए तो फिर ये सीक्वेंस हो गया है, तो ये ट्रेड में ये फ़र्क आया है, तो उसमें स्टडी हो रही है। ठीक है, डिजीज़ में पढ़ने में आसानी हो रही है। अब हमने कितनी डिजीज़ डिस्कस करी थी वेरिएंट कॉलिंग में, उसमें आसानी होती है। और अदर बायोलॉजिकल पर्पज़ के लिए आपका जो है वो वेरिएंट इस्तेमाल हो रहा है। वेरिएंट कैन बी बेनाइन, ये वेरिएंट जो है उसका कोई असर भी नहीं हो सकता। ठीक है, ऐसा भी वेरिएंट हो सकता है जिसका कोई असर ना हो आगे प्रोटीन फंक्शन पे, या कोई डिजीज़ भी कॉज नहीं करे, वो न्यूट्रल हो, ऑफ अनसर्टेन सिग्निफिकेंस और पैथोजेनिक। ठीक है, म्यूटेशन, वेरिएंट जो है आपका यहाँ पर लास्ट लाइन में बता दिया कि वेरिएंट ऐसा भी हो सकता है कि उसका कोई फ़र्क ना हो, यानी कि कोई असर ना हो हेल्थ वगैरह पर। म्यूटेशन क्या है? म्यूटेशन स्पेसिफिकली रिफर्स टू अ चेंज इन द डीएनए सीक्वेंस। ये स्पेसिफिक चेंज के बारे में हम बात करेंगे इसमें डीएनए सीक्वेंस में, डेट अकर इन एन ऑर्गेनिज्म जीनोम, जो ऑर्गेनिज्म जीनोम में आएगा, कोई स्पेसिफिक चेंज आएगा तो वो आपकी म्यूटेशन कहलाएगी। म्यूटेशन क्योंकि जनरल चेंज नहीं है, जनरल चेंज कोई भी चेंज आएगा तो वो वेरिएंट है, लेकिन कोई स्पेसिफिक चेंज अगर आएगा तो वो आपका म्यूटेशन कहलाएगा। म्यूटेशन आर ऑफन एसोसिएटेड विद चेंजेस दैट लेड टू अल्ट्रेशन इन फेनोटाइप और डिजीज़। म्यूटेशन वही, फिर वही बात कह दी गई, म्यूटेशन जो है उन चेंजेस के बारे में बात करेंगे हम जो डिजीज़ कॉज कर रही होंगी। इसका इस्तेमाल कहाँ हो रहा है? द टर्म म्यूटेशन इज़ फ्रिक्वेंटली यूज्ड इन जेनेटिक्स के अंदर इस्तेमाल हो रहा है टू डिस्क्राइब चेंजेस दैट कैन बी इनहेरिटेड और दैट अकर ड्यू टू द एरर्स इन डीएनए रेप्लिकेशन। भाई डीएनए रेप्लिकेशन में कोई चेंज आ जाए उसकी वजह से जो है आपका क्या चेंज आ रहा है, क्या डैमेज कर सकता है, क्या डिजीज़ कॉज होगी। और डैमेज फ्रॉम इन्वायरमेंट से कोई डैमेज हो रहा है आपके डीएनए के अंदर। ठीक है, इन सब चीज़ों में इस्तेमाल हो रहा है। म्यूटेशन आर यूजुअली कैटेगराइज्ड बेस्ड ऑन देयर इफेक्ट्स। पॉइंट म्यूटेशन है, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन है, उनके मुताबिक फिर बताया जाता है कि ये कितना ज़्यादा जो है ये डेंजरस है, कितने किस हद तक ये जो है वो नुकसान पहुंचाएगी बॉडी को, ऑर्गेनिज्म को, प्रोटीन को। ठीक है, क्योंकि हमने पढ़ा है म्यूटेशन में कैंसर भी कॉज हो सकता है, सिकल सेल एनीमिया भी कॉज हो सकता है, मुख्तलिफ डिजीज़ हमने पढ़ी हैं, देयर इम्पैक्ट ऑन द ऑर्गेनिज्म। कि पॉइंट्स ऑफ कंपैरिजन क्या हैं भाई, स्कोप की अगर हम बात करें, ऑल म्यूटेशन आर वेरिएंट्स, तमाम म्यूटेशन जो है वो वेरिएंट है, क्योंकि वेरिएंट क्या चीज़ है, कोई भी चेंज आ जाए तो वो वेरिएंट है। तो इसका मतलब म्यूटेशन में भी कोई ना कोई चेंज तो आएगा ना, तो वो भी वेरिएंट है। सारी म्यूटेशंस वेरिएंट है, लेकिन तमाम वेरिएंट म्यूटेशन नहीं है। क्यों? क्योंकि म्यूटेशन जो है वो स्पेसिफिक चेंज के बारे में हम बात करेंगे, हर चेंज म्यूटेशन नहीं है। हर चेंज वेरिएंट है लेकिन हर चेंज म्यूटेशन नहीं है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अ वेरिएंट इन अ नॉन कोडिंग रीजन, अगर कोई नॉन कोडिंग रीजन में वेरिएंट आया है जीनोम के, तो हो सकता है कि वो भाई उसको हम क्लासीफाई नहीं करेंगे म्यूटेशन में, क्योंकि वो आगे जाके कोई हेल्थ के ऊपर कोई असरअंदाज नहीं हो रहा है। ठीक है,
तो हम उसको वेरिएंट तो कहेंगे, लेकिन वो म्यूटेशन नहीं होगी क्योंकि हेल्थ पे कोई असरअंदाज नहीं हो रही। इम्प्लीकेशन की बात करें तो म्यूटेशन आर ऑफन एसोसिएटेड विद फंक्शनल चेंज और डिजीज़। म्यूटेशन में फिर हमने कह दिया म्यूटेशन क्या है, हम डिजीज़ के बारे में बात करेंगे। वाइल वेरिएंट्स कैन बी, वेरिएंट न्यूट्रल भी हो सकते हैं, बेनिफिशियल भी हो सकते हैं और हार्मफुल भी हो सकते हैं, तीनों हो सकते हैं, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द कॉन्टेक्स्ट। समरी हम क्या कहेंगे, वाइल बोथ टर्म्स डिस्क्राइब चेंजेस इन द डीएनए सीक्वेंस, दोनों टर्म जो है वो क्या बता रही है, डीएनए सीक्वेंस के अंदर कोई ना कोई चेंज आ रहा है। वेरिएंट जो है वो ब्रॉडर टर्म है कि कोई भी चेंज आएगा, एनी डेविएशन जो है रेफरेंस जीनोम में से, कोई भी रेफरेंस जीनोम के मुताबिक कोई भी आपके डीएनए सीक्वेंस में चेंज आया है तो वो वेरिएंट है। लेकिन म्यूटेशन क्या है, अप्लाइज टू अ चेंज विद फंक्शनल। म्यूटेशन वो है कि जिस चेंज की वजह से कोई फंक्शनल चेंज आ रहा हो, ठीक है, कोई प्रोटीन में चेंज आ जाए, कोई डिजीज़ काज हो जाए, तो आपका क्या है, वो म्यूटेशन है। डिफरेंस बिटवीन म्यूटेशन और वेरिएंट का यहाँ डिफरेंस आ गया। एस्पेक्ट डेफिनेशन क्या है, एनी डिफरेंस फ्रॉम द रेफरेंस जीनोम, कोई भी डिफरेंस आ जाए। म्यूटेशन क्या है, चेंज इन द डीएनए सीक्वेंस दैट में अफेक्ट ऑर्गेनिज्म ट्रेट और हेल्थ को कोई ऐसा चेंज आया जो हेल्थ को असरअंदाज हो सकता है, वो म्यूटेशन है। स्कोप क्या है इसका, ब्रॉड है और इंक्लूड ऑल टाइप्स ऑफ जेनेटिक डिफरेंस, कोई भी जेनेटिक डिफरेंस आ जाए वो आपकी वेरिएंट है। और ये क्या है, स्पेसिफिक जेनेटिक चेंज, स्पेसिफिक चेंज आएगा तो वो म्यूटेशन है जिसकी वजह से कोई ना कोई डिजीज़ हो रही होगी। कॉन्टेक्स्ट क्या है, यूज्ड इन जीनोमिक्स टू डिस्क्राइब वेरिएशन इन सीक्वेंस डाटा। अब जो सीक्वेंस डेटा है उनके दरमियान में क्या क्या वेरिएशन आ रही है वो बताने में इस्तेमाल हो रहा है। ये किस लिए इस्तेमाल है, ऑफन यूज इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ जेनेटिक्स एंड पैथोलॉजी टू डिस्क्राइब चेंजेस विद फंक्शनल और डिजीज़ रिलेटेड सिग्निफिकेंस। ये इसमें हम क्या स्टडी करेंगे कि भाई ये डिजीज़ रिलेटेड चीज़ें डिस्कस करेंगे, क्या वेरिएशन से क्या डिजीज़ हो रही है, क्या वेरिएशन से क्या फंक्शन में क्या प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, क्या फंक्शनल में क्या चेंज आ रहा है, क्या डीएनए सीक्वेंस के चेंज होने से। टाइप्स क्या है इसकी मुख्तलिफ टाइप्स हमने पढ़ी थी और इसकी भी हमने टाइप्स पढ़ ली हैं। इम्पैक्ट क्या हुआ, ये जो है इसका कोई असर ना हो, ऐसा भी हो सकता है कि कोई असर ना हो, बेनाइन हो और डिलीटरियस हो और अनसर्टेन सिग्निफिकेंस, यानी कि इसकी सिग्निफिकेंस इतनी ज़्यादा नहीं है, ठीक है। वेरिएंट की हो सकता है भाई डेंजरस भी हो सकता है और आमतौर पे मतलब ये भी हो सकता है कि इस वेरिएंट का कोई असर ना हो, ठीक है, डिफरेंस का कोई असर ना हो, वेरिएंट है। ऑफन इम्प्लाइज विद द फंक्शनल इम्पैक्ट, लेकिन म्यूटेशन में आप यही है कि पक्का पक्का कोई ना कोई फंक्शनल चेंज आएगा, ठीक है, पोटेंशियली काउजिंग डिजीज़, ज़्यादातर डिजीज़ ही होगी इस चेंज से। और वेरिएंट में क्या है कि ऐसा भी चेंज हो सकता है जो नॉन कोडिंग रीजन में हो जिससे कोई डिजीज़ ना हो रही हो। एग्जाम्पल में क्या है, अनन्यूक्लियोटाइड चेंज दैट इज़ नॉट एसोसिएटेड विद डिजीज़, ऐसा चेंज जो डिजीज़ के बारे में हम ज़्यादा इसमें बात नहीं करेंगे, ठीक है। लेकिन म्यूटेशन में हम क्या करेंगे, हम डिजीज़ के बारे में बात करेंगे, जैसे ब्रेस्ट कैंसर रिस्क वगैरह जो भी हो रहा है किसी चेंज की वजह से, जैसे जीन आ गया है, म्यूटेशन इन द BRCA जीन, इस जीन के अंदर अगर कोई म्यूटेशन हो जाए तो उससे क्या हो जाता है, चांसेस होते हैं कि ब्रेस्ट कैंसर आपको हो सकता है, ठीक है। तो ज़्यादातर हम म्यूटेशन में डिजीज़ के बारे में पढ़ेंगे। रिसर्च के अंदर क्या इस्तेमाल हो रहा है, आइडेंटिफाइंग जेनेटिक डिफरेंसेस इन पॉपुलेशन डिजीज़ एसोसिएशन, पॉपुलेशन के दरमियान में क्या डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। एवोल्यूशन में आपके बारे में स्टडी आप कर सकते हैं वेरिएंट के से कि वो इवॉल्व कैसे चीज़ें इवॉल्व हो रही हैं, कैसे ऑर्गेनिज्म इवॉल्व हो रहे हैं, ठीक है। इस डिजीज़ रिलेटेड ज़रूरी नहीं है, डिजीज़ एसोसिएशन भी हो सकती है लेकिन ज़्यादातर ज़रूरी नहीं है हर चेंज जो है वो, क्योंकि वेरिएंट है। यहाँ पर फिर वो डिजीज़ मैकेनिज्म, जेनेटिक डिसऑर्डर एंड फंक्शनल चेंज को याद होगा तो वो म्यूटेशन है। मेडिकल रेलिवेंस क्या है इसकी, वेरिएंट के कैन बी बिनाइन हो सकता है और इसकी कोई ना कोई सिग्निफिकेंस भी हो सकती है, ठीक है। उसमें फर्दर स्टडी आपको करनी पड़ती है। म्यूटेशन टिपिकली इम्प्लाय डायरेक्ट एसोसिएशन विद अ डिजीज़, डिजीज़ यहाँ डिजीज़ नहीं है, यहाँ डिजीज़ है, यही बात हो रही है पूरे डिफरेंसेस में। डिटेक्शन क्या है इसकी, आइडेंटिफाइड यूजिंग वेरिएंट कॉलिंग के जरिए हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, टूल इन जीनोमिक सीक्वेंस, ठीक है। वेरिएंट को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, वेरिएंट कॉलिंग के जरिए। म्यूटेशन क्या है, आइडेंटिफाइड जीरो म्यूटेशन स्पेसिफिक एसेस और डिटेल जीनोमिक एनालिसिस, डिटेल हमने एनालिसिस करते हैं जीनोम का, तो उस तरह से फिर हम उसको मतलब डिटेल रिसर्च के बाद म्यूटेशन के बारे में पता चलता है। और वेरिएंट के बारे में कैसे पता चलेगा, बस आपको अलाइनमेंट करनी है, डिफरेंस जीनोम ऊपर रखना है, नीचे अपना डीएनए सीक्वेंस रखना है और डिफरेंस बता देना भाई ये डिफरेंस आया, वो वेरिएंट कॉलिंग है। तो इस तरह से हमारा ये लेक्चर नंबर 5 का पार्ट A कंप्लीट हो चुका है, जिसमें हमने डिजीज़ के बारे में बात करी है कि डीएनए सीक्वेंस में क्या चेंज आने से क्या डिजीज़ हो सकती है। अब हम बात करेंगे इसी लेक्चर के सेकंड पार्ट में कि उस डिज़ीज़ को हम कैसे ठीक कर सकते हैं, ठीक है।